गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जेई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हम लोग आ चुके हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है जीरो है वो ऐसा मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए जब भी नेट मोमेंटम जीरो की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल, परिभाषा ही यही कहती है कि वे मटेरियल जिसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो होता है वो कहलाता है एंटी फेरी मैग्नेटिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ सीरीज RLC circuit the maximum voltage across the capacitor occurs at which frequency। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है डबल द रिजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी से दुगनी आवृत्ति पर, फिर है रिजोनेंस के बराबर आवृत्ति पर, फिर है √2 टाइम्स यानी रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी का √2 गुना पर, या फिर दिया गया है बिलो द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक, यानी ये कुछ ऐसा सवाल है, एक सर्किट है RLC, ये हम लोग के पास हो गया RLC। अब बोला गया है कि इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा। ठीक, देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मान लेते हैं क्या है, VC है, तो VC बराबर होगा क्या, I इंटू XC होगा। अब XC जब, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट तो बराबर ही होगी, जब XC की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी समय तो आपका ये वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर कर्व याद हो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, तो कुछ ऐसे आता है। ठीक, ये इम्पीडेंस इस प्रकार से आता है, करंट मैक्सिमम होती है, ये इम्पीडेंस मिनिमम, ये है करंट मैक्सिमम, ये है मान लेते हैं क्या, FR रिजोनेंस। तो रिजोनेंस से पहले हम लोगों ने पढ़ा था XC ज़्यादा होता है, XL क्या होता है, कम होता है, और रिजोनेंस के बाद XL ज़्यादा होता है, XC कम होता है। ठीक, तो रिजोनेंस से पहले XC का व्यवहार क्या है, ज़्यादा है, XL की तुलना में XC क्या है, ज़्यादा है, तो उस समय VC की वैल्यू भी क्या मिलेगी, हमको ज़्यादा ही मिल जाएगी। ठीक, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलो द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी से नीचे जब आपका आवृत्ति है उस समय XC का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिससे हमको VC का मान ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, फ्लो बताता है, वेलोसिटी बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, या फिर ये टेम्परेचर बताता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जान लीजिए क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कुछ मटेरियल हम लोग के पास ऐसे होते हैं कि जिनके सतह पर, सपोज दैट ये अगर हम लोग का मटेरियल है, तो जब इनके विपरीत सतह पर हम प्रेशर देंगे, ठीक, तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब इनकी विपरीत सतहों पर हम प्रेशर देंगे। ठीक, तो ये प्रकार से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग एक ट्रांसड्यूसर बनाते हैं। अब वही पूछा है कि वो ट्रांसड्यूसर क्या मापेगा, फ्लो मेजरमेंट करेगा, वेलोसिटी मेजरमेंट करेगा, एक्सेलरेशन मेजरमेंट करेगा, कि टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए जब आप इस पे दबा रहे हो तो ये जो सतह है हल्की सी क्या होगी, दबेगी, मतलब इतना इसमें स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कर रहा है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से हम लोग एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, प्रेशर भी ज्ञात करेंगे, मगर ऑप्शन में तो वो है नहीं। ठीक, नहीं तो प्रेशर को प्रिफर करते, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ CRO। ठीक है, तो CRO का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 0, 1 मेगा ओम, 10 ओम कि 10 माइक्रो ओम। ठीक है, तो बहुत अधिक बोला गया, यानी 1 मेगा ओम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 मेगा ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें पूछा गया है शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो शेयरिंग ब्रिज है उसको निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पहला दिया गया है क्यू ऑफ अ कॉइल, बी इंडक्टेंस एंड इट्स क्यू, थर्ड दिया गया है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एंड डी, यानी चौथा दिया गया है कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी शेयरिंग ब्रिज की बात की जाएगी तो शेयरिंग ब्रिज कई चीज़ों को मापने में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जो सबसे मेन थिंग है वो ये है कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग इससे cos फाई पावर फैक्टर भी माप सकते हैं। फिर इसी के साथ हम लोग इससे डाई इलेक्ट्रिक लॉस का भी पता इसी से हम लोग, ठीक, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर और डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, ठीक, यानी जो वायु का दबाव है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है किस पर पड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है इंसुलेटर यानी कुचालक पर, दूसरा दिया गया है ट्रांसमिशन लाइन पर, थर्ड नंबर है सपोर्टिंग टावर्स पर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। ठीक, तो स्टूडेंट इसमें देखिए बना के समझते हैं। ये कुछ हम लोग का इस प्रकार से होता है टावर्स, ठीक, और इस टावर्स के साथ लगे होते ये क्या है, क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है और इसी में लगा होता है हम लोग का इंसुलेटर, जिसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं क्या, कंडक्टर को। ठीक है, तो जब हवा चलेगी तो कंडक्टर में स्विंग होगा तो कंडक्टर पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपके इंसुलेटर पर प्रेशर पड़ेगा। अब इंसुलेटर किससे कनेक्ट है, क्रॉस आर्म से कनेक्ट है, इस पर प्रेशर पड़ेगा। और ये क्रॉस आर्म किससे कनेक्ट है, तो ये क्या आपको दिख रहा है, टावर। तो हम लोग के टावर पर पूरा का पूरा वायु का प्रभाव पड़ेगा। देखिए ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टर से इंसुलेटर, फिर क्रॉस आर्म, फिर टावर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो हम लोग के टावर्स होते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं छोटे छोटे पोल जो हैं वो तेज आंधी हवा में क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सपोर्टिंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, whenever the conductors are dead-ended or there is a change in the direction of transmission line, the insulator used are, तो जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर या फिर आपका किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो वहां पे कौन सा इंसुलेटर प्रयोग में लाया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है पिन टाइप, बी सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप या फिर सेकल टाइप, वो एन मिसप्रिंट हो गया है, सेकल टाइप। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही थी, यहीं पे ट्रांसमिशन लाइन खत्म है तो लास्ट एंड पर, या फिर अगर यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन को सपोज दैट टर्न करना है, मोड़ना है, तो ऐसे स्थान पर हम लोग यूज करते हैं टेंशन टाइप। ठीक, या फिर जिसको बोला गया क्या, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर, टेंशन टाइप या फिर स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर। कई पिन टाइप इंसुलेटर को जोड़कर हॉरिजेंटल जब यूज में लाएंगे तो वो टेंशन कहलाता है। ठीक, जबकि अगर इसको हम वर्टिकल यूज में लाएंगे तो क्या कहलाता है, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रेन यानी विकृति टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, द इंसुलेटर में फेल ड्यू टू, यानी जो कुचालक है वो किसके कारण से फेल हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है फ्लैश ओवर, तो ये भी राइट है। देखिए भाई फ्लैश ओवर अगर वोल्टेज है
वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या फिर फ्लैश ओवर हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, इंसुलेटर खराब हो सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट सर्किट, तो जब सर्किट शॉर्ट होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होने से तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी रीज़न हो सकता है। सी दिया गया है डिपोजिशन ऑफ डस्ट, यानी अगर डस्ट धूल जमा हो जा रही है तो इसकी वजह से भी इंसुलेटर हम लोग का खराब हो सकता है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी कारण आपके कारण से जो इंसुलेटर है वो खराब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है क्रोना इज, यानी क्रोना क्या है, पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ एयर, यानी जो वायु है उसका आंशिक ब्रेकडाउन हो जाना। बी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, यानी एयर का पूर्णतया ब्रेकडाउन हो जाना। सी स्पार्किंग बिटवीन लाइंस, यानी जो लाइन है उनके बीच में स्पार्किंग होना क्रोना है। कि डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल कोरोना की अगर बात की जाए तो इस पे एक वीडियो भी बना है, आप पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कोरोना में हम लोगों ने पढ़ा था 3 चीजें होती हैं। एक क्या, हिसिंग नॉइज, हिसिंग नॉइज मतलब सी की आवाज होना। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था कि बैगनी रंग की ज्वाला, वायलेट ग्लो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और ओजोन गैस का निर्माण होगा। ये तीनों ही घटनाएं कोरोना में होती हैं। ठीक, अब ये हुआ क्यों, तो जो हम लोग के वायुमंडल में एयर है, ठीक, वो एयर ब्रेकडाउन हो जाती है और पूर्णतया ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं आंशिक पे नहीं, पूर्णतया जब ब्रेकडाउन हो जाती है तभी कोरोना हम लोग का प्रारंभ होता है। और एयर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, 33 kV पर सेंटीमीटर। याद रखिएगा 33 kV पर सेंटीमीटर होती है, mm में नहीं है ये। ठीक, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जब एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा तब उसमें कोरोना घटित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है स्किन इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू, यानी जो चर्म प्रभाव है वो किसके समानुपाती है। पहला है डायमीटर ऑफ कंडक्टर का अंडर रूट, यानी डाया का अंडर रूट। बी दिया गया है डायमीटर के समानुपाती है। सी दिया गया है कि डायमीटर के स्क्वायर के समानुपाती है, या फिर चौथा दिया गया है कि ये डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए बंधु समझ लेते हैं। स्किन इफेक्ट की अगर बात की गई तो स्किन इफेक्ट होता है जब 2 चालक हैं, दोनों का सब कुछ समान, पदार्थ समान, एरिया समान, तब भी एक में अगर आप एसी दे रहे हो और दूसरे में अगर आप डीसी दे रहे हो तो भैया एसी वाले चालक में बीच से धारा नहीं जाएगी बल्कि बाहर बाहर से ही होकर जाएगी, जबकि डीसी में पूरे चालक से होकर जाएगी। यही घटना कहलाती है क्या, स्किन इफेक्ट, यानी चर्म का प्रभाव। ये चमड़ा कहाँ है, बाहर बाहर है, धारा भी कहाँ जाएगी, बाहर से होकर जाएगी। ठीक, अब बंधु ये होता किसमें है, केवल एसी ट्रांसमिशन लाइन में। क्यों होता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट के पीछे जो मेन रीजन है वो आपका होता है क्या, इंडक्टेंस, यानी कि प्रेरकत्व। और हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ डीसी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज 0, यानी 0 होती है डीसी केस में प्रेरकत्व की वैल्यू। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्किन इफेक्ट जो है ये कंडक्टर का जो व्यास है, जो उसके डाया होगी उसके वर्ग के समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे चालक का, जो चर्म प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा और स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 10 का मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायमीटर के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ होल्स एट विच टेम्परेचर। वो विच है मिसप्रिंट हो गया है। तो बंधु सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक, यानी ऐसा अर्धचालक जो अपनी मूल अवस्था में है, उसमें किसी दूसरे को मिक्स ना किया जाए, तब तक वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक कहलाएगा। ठीक, अब सुनिए 0 केल्विन पर 0
केल्विन पर जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हो जाता है। ठीक है, 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर होती है। यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला यानी 0 केल्विन। ठीक, यानी 11 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है इन अ सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू, यानी अर्धचालकों में जो होल्स का मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंडक्शन बैंड, बी दिया गया है मूवमेंट ऑफ होल्स इन कंडक्शन बैंड, सी मूवमेंट ऑफ होल्स इन वैलेंसी बैंड एंड डी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी बैंड। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग मटेरियल को पढ़ते हैं तो उसमें ये जो है ये सबसे नीचे वाला क्या होता है? वैलेंसी बैंड संयोजी बंध। या और सबसे ऊपर यहाँ पे होता है हम लोग का कंडक्शन बैंड, मतलब कि चालन बंध। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी वो क्या होता है? फ्री हो जाता है। अब जब ये वैलेंसी बैंड से निकला तब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स, उसकी कमी को ही होल्स कहा जाएगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कहां से मूव किया? वैलेंसी बैंड से मूव किया, तब आपका होल्स क्रिएट होगा। ठीक, यही तो हम लोग का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा कहां? वैलेंसी बैंड में, तब वो आपका होल्स क्रिएट हो जाएगा या होल्स का मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इज। ठीक, देखिए आ गया वही चीज। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे क्या होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें हम लोगों ने मिलाया इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब धूल मिट्टी के कण नहीं, कुछ मटेरियल ही मिलाएंगे, तब ये कहीं जाकर क्या बनेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, इस इम्प्योरिटी को मिलाने के अकॉर्डिंग एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हो गए थे। अगर आप मिलाते हो इसमें ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिलाओगे, अगर ये इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट है दैट्स मीन पंच संयोजी है, पेंटावैलेंट है। ठीक है, तो दोनों केस में ट्राईवैलेंट मिलाया तो क्या बन जाएगा? पी टाइप बन जाएगा। जबकि पेंटावैलेंट मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और उसको दिखाते हम लोग एन से, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। यानी अगर आपसे पूछा कि एन टाइप क्या बनाओगे कैसे, तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे, फास्फोरस मिलाएंगे, आर्सेनिक मिलाएंगे। अगर पूछा कि पी टाइप कैसे बनाओगे, तो ट्राईवैलेंट मिलाएंगे, मतलब एल्युमिनियम या इंडियम का मिलाया जाएगा भाग किसमें? शुद्ध अर्धचालक में। ठीक, चलिए तो इसमें 13 का पेंटावैलेंट यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर विच कॉम्बिनेशन इज ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, यानी यूनिवर्सल गेट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से है? एंड गेट, और गेट, कि नैंड गेट, नॉर गेट, नॉर और नॉर नॉट। चलिए देख लेते हैं। तो जो बेसिक गेट हैं पहले तो उनको देख लेते हैं। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये हम लोग के बेसिक गेट होते हैं। ठीक बंधु, अब अगर बात की जाए यूनिवर्सल, तो जिन गेट को बेसिक गेट की सहायता से मिलाकर बनाएंगे वो कहलाएगा यूनिवर्सल गेट। ठीक, तो नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब किस में आएंगे? यूनिवर्सल गेट में आएंगे। यूनिवर्सल पूछा था, ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए दिख गया ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? राइट है। एक चीज और यहीं से देख लेते हैं, एक्सक्लूसिव गेट, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्सक्लूसिव गेट कौन कौन से हैं? एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, ये सब एक्सक्लूसिव गेट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप यूनिवर्सल गेट नहीं बोलोगे, क्योंकि ये एक्स और एक्स नॉर ऐसे गेट हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य का ही संपादन करेंगे, इसलिए बोला गया क्या? एक्सक्लूसिव है। ठीक,
चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसका राइट ऑप्शन क्या था, बी। नैंड और नॉर गेट क्या हैं, यूनिवर्सल गेट हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन, यानी जो गतिशीलता है इलेक्ट्रॉनों की वो किसमें ज्यादा होगी, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, गैलियम आर्सेनिक में कि डी कार्बन में। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि टर्म जो मोबिलिटी है ये समझाता क्या है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, गतिशीलता। यानी इसकी बात अगर हम समझें तो ये जो पदार्थ है इसके अंदर जो हम लोग के इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं, आवेश हैं, कितनी तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, हाउ मच फास्ट इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी के साथ गति कर रहे हैं, वही कहलाता है इसकी गतिशीलता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो जर्मेनियम में ज्यादा होती है। जर्मेनियम में क्या है, ज्यादा है। जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग जर्मेनियम में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और एक चीज, इलेक्ट्रॉन और होल्स की जब बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है और होल्स की, म्यू पी मतलब होल्स की मोबिलिटी और म्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, होल्स की मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, When we apply reverse bias to junction diode, it यानी जब हम रिवर्स बायस को अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन पर तो क्या होगा, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल कम होगा, बी राइज द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सी ग्रेटली डिक्रीज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, यानी जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है वो डिक्रीज करेगी बहुत तेजी से, या फिर यही मेजॉरिटी कैरियर का जो करंट बह रही है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पीएन जंक्शन, एक साइड पी एक साइड एन, जो कॉमन भाग था वही कहलाया क्या, पीएन जंक्शन। यही है हम लोग का पीएन जंक्शन। चौड़ाई कितनी, 10 की घात -4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पीएन जंक्शन है इसके आसपास एक चार्जलेस एरिया क्रिएट होता है, आवेश रहित क्षेत्र। उस आवेश रहित क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। उसको बोलते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। ठीक है यहां तक। अब जो ये आवेश रहित क्षेत्र है, आवेश नहीं है लेकिन आयन है, आयन है वहां पे, तो आयनों की वजह से एक हम लोग को पोटेंशियल मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो याद रखिएगा कि जब आप फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करोगे, ठीक, तो फॉरवर्ड वाइज में जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर मतलब होता है रोकना, ठीक है, जो बैरियर पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घटेगी। ये क्या है, नीचे की ओर नहीं घट रही है। और रिवर्स बायस में इसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो रिवर्स बायस में बात करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जितना बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा आपका चलन उतना ही देरी से स्टार्ट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा जो धारा का प्रवाह है वो उतना ही देर से प्रारंभ होगा। इसी वजह से रिवर्स में धारा क्या होती है, नहीं बहती है, जबकि फॉरवर्ड में करंट आसानी से बहती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या है बच्चा लोग, इसका कम है, डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड वाइज देने पर। ठीक है, तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइज नहीं, लोअर द बैरियर पोटेंशियल राइज द। तो जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। क्लियर। चलिए बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर, इफ द पोल्स ऑफ अ सिस्टम लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस द सिस्टम विल बी। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। देखिए सारा चीज आपको मिल जाएगा, बस आप डेली वीडियो को देखते रहिए और जो क्वेश्चन में डाउट लगे बताने के बाद भी उसको आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने लिए उसका आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये कंट्रोल सिस्टम में एक होता है एस प्लेन।
एस प्लेन में हम लोग पोल्स और जीरोस को दर्शाते हैं। ठीक, अभी के लिए इतना आप समझते रहिए, सुनते रहिए। एस प्लेन में हम लोग पोल्स और जीरोस को दर्शाते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोल है वो कहाँ पे है, पोल आपका इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो भाई ये रियल एक्सिस होता है, इतना तो मालूम है। एक्स और वाई दो एक्सिस हैं, एक्स रियल है, वाई क्या है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये इसका पॉजिटिव है, इसका क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा, रियल में ही है, इधर भी रियल है, इधर भी रियल है। याद रखिएगा, जब भी पोल्स LHS साइड में मिलेगा, जब भी पोल LHS साइड में मिलेगा, आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, यानी स्थायी रहेगा। जो सिस्टम स्टेबिलिटी निकाली जाती है यहीं से निकाली जाती है, एस प्लेन के द्वारा। ठीक है, जब स्टेबल कब होगा, जब पोल्स कहाँ होंगे, LHS पे होंगे। ठीक है, पोल्स को दिखाया जाता है क्रॉस से, ऐसे से दिखा देते हैं। ठीक, अगर सिंगल पोल भी, अगर एक भी पोल आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, पोल कई हो सकते हैं, दो इधर आया एक इधर आ गया, तो सिंगल पोल भी अगर राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो समझ लेना सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल। सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे आया तो स्टेबल, राइट हैंड पे आया तो अनस्टेबल। अब बचा क्या, इमेजिनरी। ये तो रियल एक्सिस पे बात हो गई, इमेजिनरी बात करते हैं। तो जब इमेजिनरी एक्सिस पे पोल आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरली, या फिर देखिए उसमें पूछा भी गया है, ऑप्शन पढ़ देते हैं, स्टेबल कि कंडीशनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल कि अनस्टेबल। तो भैया जब आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है तो उस कंडीशन में पोल आपका मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, पोल आपका मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा जब ये आपका, ये जे है ना, जे मतलब क्या, इमेजिनरी एक्सिस, तो ये जे वाला पे है, इसका मतलब ये मार्जिनली स्टेबल है। लेफ्ट हैंड में आया तो स्टेबल, राइट हैंड में आया, कोई भी एक अगर राइट हैंड में आया तो अनस्टेबल, और अगर आपका इस पे वाई पे या फिर इमेजिनरी पे आया तो क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आई थिंक एस प्लेन से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसका आंसर आप खुद ही कर लीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया देख लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन आ गया कि जो आपका रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो कंट्रोल रॉड आप यूज कर रहे हो किसकी बनाओगे, जिंक की, लेड की, बेरिलियम की कि बोरान की। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड बनाई जाती है बोरान की, कंट्रोल रॉड बनाई जाती है बोरान की, याद रखिएगा। अब अगर चेन रिएक्शन को धीमा करना है, चेन रिएक्शन को धीमा करना है, तब इस कंट्रोल रॉड को हम क्या करते हैं, अंदर की ओर ले जाते हैं। देखिए कुछ रिएक्टर अगर ऐसे मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है, यहीं पे लगी होती है हम लोग की कंट्रोल रॉड। जब कंट्रोल रॉड नीचे की ओर आएगी तो पूरा जो न्यूक्लियर रिएक्शन का चेन है वो क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। जबकि इसी रॉड को जब आप ऊपर खींच लोगे तो रिएक्शन क्या होगा, चेन रिएक्शन आपका जल्दी जल्दी तेजी के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बनी किसकी होती है, बोरॉन की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। For a frequency of 200 Hz, the time period will be। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन मालूम है, F इज इक्वल टू 1/t। तो पूछा गया क्या है, टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 1/f यानी 1/200। सॉल्व कर लेना, 0.5 इंटू 10⁻², ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 0.005। ठीक, 2 जीरो बढ़ा दो भाई, 0.005 जो भी ऑप्शन दिख रहा हो वैसे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें पूछा गया है ए परमिएबल सब्सटेंस इज वन, यानी एक परमिएबल का मतलब समझ सकते हैं आप, पारगम्य से है। ठीक, वो क्या होता है। ठीक है, अब उसी परिभाषा ही आपको मिल जाएगी अभी जस्ट। विच इज अ गुड कंडक्टर, जो कि एक अच्छा चालक है उसको आप परमिएबल सब्सटेंस बोलोगे, कि जो बुरा चालक है यानी कुचालक है उसको बोलोगे, कि जो बहुत ही अच्छा चुंबक है उसको बोलोगे आप परमिएबल, या फिर डी
ऐसा पदार्थ परमिएबल बोला जाएगा जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आसानी से गुजर जाएंगी। ठीक, चारों ऑप्शन पढ़ दिया गया। अब राइट आंसर भी सुन लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, जिन्होंने डी सोचा उनका राइट है डी। परमिएबिलिटी एक टर्म था। परमिएबिलिटी, अगर मैग्नेट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें मिलता है एक टर्म परमिएबिलिटी, जिसको लिखते हैं किससे? म्यू से। मोबिलिटी भी म्यू से था, परमिएबिलिटी भी म्यू से है भाई, सब याद रखिएगा। मैग्नेट में अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग, इलेक्ट्रिकल में अलग है। ठीक, चलो, तो परमिएबिलिटी का मतलब ही होता है एबिलिटी, एक प्रकार से योग्यता है पदार्थ की जो उसके अंदर से फ्लक्सों को जाने देगा, गुजरने देगा। ठीक है, तो भैया परमिएबल का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, पदार्थ है, अगर इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से गुजर रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये फ्लक्सों को पास होने दे रहा है। परमिएबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, यानी ये परमिएबल होगा। ठीक, चलो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21। द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ, यानी जो डीसी मशीन में कम्यूटेटर है उस कम्यूटेटर को आप आर्मेचर चालक के साथ कैसे जोड़ोगे। ठीक है, तो देखो कुछ इधर बना के समझते हैं, इधर ही बना लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपके चालक हो ये खांचे हैं आर्मेचर वाले, यहाँ से चालक को आप कम्यूटेटर से क्या करना? जोड़ना। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये वाला हम लोग का कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक, तो जोड़ने के लिए जो तार पतले पतले लगाए हैं, इसी तार को क्या कहेंगे? कॉपर लग, रेजिस्टेंस वायर, इंसुलेशन पैड या फिर ब्रेजिंग कहा जाएगा? तो भैया कॉपर लग ही कहा जाता है। कम्यूटेटर कॉपर लग के द्वारा आर्मेचर चालकों से जुड़े होते हैं। ठीक, किसका बना है? तो नाम से ही स्पष्ट है, कॉपर का ही बना होगा, कॉपर लग। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द लोड एट विच, चलो न्यूमेरिकल है तो पूरा क्लीन करके तब हम लोग समझते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का है। व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी अकर्स इन केस ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर विथ आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 2 किलोवाट। यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसकी अधिकतम दक्षता कितनी है? 100 kVA है। ठीक है, 100 kVA है। तो ये पूछा गया कि अगर उसमें 1 किलोवाट की आयरन लॉस और 2 किलोवाट की कॉपर लॉस हो रही होंगी तो उस समय इसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, उस समय इसका रेटिंग मतलब लोड कितना होगा जिस लोड पर ये आपका 1 किलोवाट की आयरन लॉस दे रहा हो और 2 किलोवाट की कॉपर लॉस दे रहा हो। ठीक, और एक थिंग और कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा हो। तो अगर एक चीज ध्यान से पढ़ा हो तो मिला था आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में कंडीशन होती है आयरन लॉस कॉपर लॉस की अगर बराबर हो तो हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है ये मैक्सिमम इफिशियंसी पे कार्य करता है। यहां तक तो क्लियर ही है। ठीक है, तो बंधु अगर इतना क्लियर है तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर का, वहां पे हम लोगों ने माना था कि एक्स को लोड ले लेते हैं तो उस कंडीशन में पीआई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पीसीयू। ये ध्यान दीजिएगा, पीआई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पीसीयू। एक्स किसी लोड पे, फुल लोड के लिए एक्स की वैल्यू 1, हाफ लोड के लिए एक्स की वैल्यू 1/2, ये सब डिस्कस है। तो ये लोड ही तो पूछा है, कितने लोड पर होगा तो लोड निकाल लो यहां से, एक्स बराबर अंडर रूट में पीआई अपॉन पीसीयू, यही तो होगा। निकाल लो कितना दिया गया है, 1, कॉपर लॉस कितना दिया गया है 2, दोनों किलोवाट में है, 1/2 मतलब कितना 1/2 1/√2। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 0.707। ये सब आपको याद होना चाहिए वैल्यू। 1/√2 कितना, 1/√3 कितना, 1/पाई कितना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है लेकिन कंडीशन आपको मिलेगी, सवाल ऐसे आ सकते हैं। तो 1/√2 का 0.707। अब कितने का था 100 kVA का था, कितने लोड पर x मतलब 0.707 तो कितना आ जाएगा 70.7 kVA। बोलो समझ में आया कि नहीं। याद खाली क्या रखना है, ये छोटा सा फार्मूला कि कहीं पर भी हो मैक्सिमम
पावर अगर ट्रांसफर हो रही है उसके लिए कंडीशन होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी पीआई बराबर एक्स स्क्वायर पीसीयू, वेयर एक्स इज क्या, लोड ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का लोड है, फुल लोड पे एक्स की वैल्यू 1 रख दो, जितने भी कह रहा है रख दो, अगर वही निकालने के लिए कह रहा है तो उसको निकाल भी लिया गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। When the rotor of a 3-phase induction motor is blocked, the slip is, यानी जब इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक है उस समय स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो स्लिप का फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट, ns माइनस nr अपॉन ns। ब्लॉक मीन्स क्या, रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब nr की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर nr की वैल्यू 0 तो मिला क्या, ns अपॉन ns का मतलब क्या, 1, मतलब क्या 1। तो स्लिप कितना हो जाएगी, 1। स्टैंड स्टिल कंडीशन ही तो है, अगर रोटर रुका हुआ है तो मोटर चल रहा है, हाँ लेकिन रोटर रोका हुआ है, ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एनआर की वैल्यू तो 0 होगी, तो एनएस अपॉन एनएस ही बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी उस समय स्लिप कितनी हो जाएगी, 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी ए वाला ही राइट है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में। इन द केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस विल बी 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। आइडियल करंट सोर्स के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो पहला ही सही है 24 का ए, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा। इसमें पूछा गया है परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक, तो बस भाई भाई हैं परमिटिविटी और परमिटिविटी। ठीक, चचेरे भाई, परमिटिविटी मतलब चुंबकीय परिपथ से था, परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, यानी मटेरियल की ये क्या है, एक विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता है, जबकि परमिटिविटी क्या थी, चुंबकशीलता थी। परमिटिविटी क्या थी, चुंबकशीलता थी, उसको म्यू से लिखते थे, परमिटिविटी को लिखेंगे एप्सिलॉन से। ठीक, और मापा किस में जाता है, तो यूनिट याद रखिएगा फैरेड प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर। ठीक, और निर्वात में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या, 8.854 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखते देखते 25 क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो गए। चलिए इतना कवर करिए, इतना पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।